दिन के उजाले में रेलवे स्टेशन ना एक बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित जगह लगती है। हाँ बिल्कुल, एक मशीन की तरह काम करती है। वही पटरियों का जाल और टिकट काउंटर की लाइनें, समय सारणी के हिसाब से ट्रेनें आ और जा रही हैं, सब कुछ एकदम तय होता है। एक सुरक्षित और गणितीय तरीका है ए से बी तक जाने का। सही बात है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात गहराती है ना, तो ये पूरी तस्वीर पूरी तरह से बदलने लगती है। रात का अंधेरा चीजों का नजरिया ही बदल देता है। एकदम। मान लीजिए रात के 2 बज रहे हैं, झमाझम बारिश के बीच एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है, दूर बस एक पीली बत्ती टिमटिमा रही है। बाप रे, माहौल ही एकदम डरावना हो गया। हाँ, वो तार्किक मशीन अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी जगह में बदल जाती है। दिमाग में एक अनजाना सा डर रेंगने लगता है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी डर की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चीर-फाड़ करने वाले हैं, जो कि बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। आज की चर्चा का जो केंद्र है वो है शिवगंगा पैसेंजर की वो खौफनाक किंवदंती, जिसने तर्क, समय और वास्तविकता तीनों के नियम तोड़ दिए। देखिए, ये जो दिन के उजाले और रात के अंधेरे का फर्क है ना, ये सिर्फ रोशनी का खेल नहीं है। मैं कहूंगी कि ये मानव विकास और मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा हिस्सा है। अच्छा, ये कैसे काम करते हैं? क्योंकि दिन की वो सुरक्षित जगह रात में अज्ञात का रूप ले लेती है। हमारा दिमाग ना उन चीजों से डरने के लिए प्रोग्राम किया गया है जिन्हें वो स्पष्ट रूप से देख या समझ नहीं पाता। तो ये अफवाह और सच्चाई के टकराने वाली बात है। एकदम सही। इस शिवगंगा पैसेंजर की कथा में हम यही देखते हैं कि कैसे सुनी सुनाई अफवाहें और एक भयानक वास्तविकता आपस में इस तरह से टकराती हैं कि उनकी बीच की रेखा ही मिट जाती है। बिल्कुल। चलिए फिर इस किंवदंती के पन्नों को थोड़ा विस्तार से पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से। रात के 11 बज रहे हैं। एक पुरानी ट्रेन शिवगंगा पैसेंजर स्टेशन पर खड़ी है और इसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे को लेकर वो मशहूर अफवाह है। हाँ, कहा जाता है कि वो आखिरी डिब्बा कभी पूरा नहीं भरता। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये कि जो भी उस डिब्बे में अकेला सफर करता है वो कभी वापस लौटकर वैसा नहीं रहता। वो बदल जाता है। हाँ, वो पूरी तरह से बदलकर ही लौटता है। ये जो बदल कर लौटना है ना, ये अपने आप में मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। वो कैसे? ये भूत प्रेत के डर से अलग कैसे है? देखिए, जब हम भूत प्रेत या डरावनी कहानियों की बात करते हैं तो अक्सर डर किसी बाहरी खतरे का होता है, जैसे कोई शारीरिक चोट लग जाए या कोई हमला कर दे। हाँ, अमूमन हॉरर कहानियों में यही होता है। लेकिन बदल कर लौटना किसी की चेतना, उसकी पहचान या उसके अस्तित्व के मिट जाने की ओर इशारा करता है। बाप रे! ये शारीरिक मृत्यु से कहीं ज्यादा बड़ा डर है, अपनी इंसानियत या अपनी आत्मा को खो देने का डर। का मुख्य किरदार सामने आता है जिसका नाम विवेक है। विवेक एक कॉलेज का छात्र है, पूरी तरह से तर्कशील और आधुनिक विचारों वाला, जो इन सभी अफवाहों को अंधविश्वास मानता है। हाँ, वो इन बातों पर सिर्फ हंसता है। लेकिन एक रात ना उसे अचानक किसी मजबूरी के चलते घर लौटना पड़ता है। और हालात कुछ ऐसे बनते हैं। हाँ, स्टेशन लगभग खाली है, बारिश हो रही है, धुंध छाई हुई है और उसे उसी शिवगंगा पैसेंजर के उसी आखिरी डिब्बे में चढ़ना पड़ता है। ये तो वही बात हो गई कि खतरा सामने है, फिर भी इंसान उसी तरफ जा रहा है। बिल्कुल। विवेक की ये हरकत मुझे उन क्लासिक हॉरर फिल्मों की याद दिलाती है जहां तहखाने के दरवाजे पर साफ साफ लिखा होता है कि अंदर जाना मना है, लेकिन किरदार फिर भी उस दरवाजे को खोल ही देता है। वही तो। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा इंसानी दिमाग इस तरह के अविश्वास या जिसे स्केप्टिसिज्म कहते हैं उसे असल में एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है? आपका मतलब है कि खतरे को नजरअंदाज करने के लिए? हाँ, जैसे अगर हम किसी खतरे को मानने से ही इनकार कर दें तो शायद हमें उस सच्चाई का सामना ही न करना पड़े। मनोविज्ञान में इसे हम डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र कहते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? जब दिमाग किसी ऐसी जानकारी से टकराता है जो उसके तर्कों को चुनौती देती है या बहुत ज्यादा डर पैदा करती है, तो कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ जाता है। मानसिक बोझ। हाँ, उस डर का सामना करने और उसे प्रोसेस करने में बहुत ऊर्जा लगती है। इसलिए दिमाग के लिए सबसे आसान रास्ता होता है उसे सिरे से खारिज कर देना। तो विवेक का जो ये अति आत्मविश्वास है वो असल में उसकी घबराहट को छुपाने का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन अगर कथा के नजरिए से देखें तो एक डरे हुए इंसान को डराना उतना प्रभावी नहीं होता। खौफ तब अपने चरम पर पहुंचता है जब एक तर्कशील इंसान के बनाए हुए सारे तार्किक भ्रम एक एक करके टूटते हैं। और विवेक के उन तार्किक भ्रमों के टूटने की शुरुआत उस परिवेश से होती है, उस खाली स्टेशन और धुंध से। हाँ,
एक ऐसी जगह जो आमतौर पर लोगों से भरी रहती है, उसका एकदम से खाली हो जाना बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया से कट गए हों। वास्तुकला और मनोविज्ञान के चौराहे पर ना इस तरह की जगहों को लिमिनल स्पेस कहा जाता है। लिमिनल स्पेस, ये क्या होता है? लिमिन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दहलीज। ये ऐसी जगह होती हैं जो सिर्फ पारगमन या ट्रांजिशन के लिए बनी होती हैं। जैसे स्टेशन की सीढ़ियां या कॉरिडोर? एकदम सही। हम स्टेशन पर या किसी होटल के लंबे कॉरिडोर में रहने के लिए नहीं जाते, हम बस वहां से गुजरते हैं। हमारा दिमाग इन जगहों को हमेशा गतिविधि और भीड़ से जोड़कर देखता है। तो मतलब जब वहां कोई गतिविधि नहीं होती तो दिमाग घबरा जाता है। बिल्कुल। मानव विकास के दौरान हमारे दिमाग ने चीजों के पैटर्न पहचानने की क्षमता विकसित की है। जब हम किसी जगह को उसके सामान्य रूप से अलग देखते हैं, जैसे वो खाली रेलवे स्टेशन, हाँ, तो दिमाग के प्रिडिक्टिव मॉडल फेल हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं, इसलिए वो एक अलार्म सिस्टम चालू कर देता है जिससे हमें वो जगह डरावनी लगने लगती है। ये लिमिनल स्पेस का डर सिर्फ प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं रहता। असल खौफ तो तब शुरू होता है जब इंसान एक ऐसे बंद माहौल में फंस जाता है जहां से भागने का कोई रास्ता ही ना हो। जब विवेक डिब्बे के अंदर जाता है तब की बात कर रहे हैं। हाँ, विवेक जब डिब्बे के अंदर दाखिल होता है तो वहां कोई भीड़ नहीं है। पूरे डिब्बे में सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। सिर्फ 4 लोग? हाँ, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत जो बस लगातार खिड़की के बाहर घूरे जा रही है, एक छोटा बच्चा और एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह से एक खुले हुए अखबार से ढका है। ये यात्रियों का एक बहुत ही विसंगत समूह है। मतलब वे एक ही डिब्बे में हैं लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए हैं। और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है, विवेक को कुछ बहुत ही अस्वाभाविक महसूस होता है। क्या अस्वाभाविक? देखिए, भारतीय ट्रेनों में हमेशा एक हलचल होती है ना। हाँ? चाय वालों की आवाजें, लोगों की बातें, लेकिन वहां एकदम कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ये तो सच में बहुत अजीब है। और सबसे बड़ा झटका विवेक को तब लगता है जब वो खिड़की के बाहर देखता है। हाँ। बाहर पेड़, खंबे, स्टेशन का बोर्ड, सब कुछ बिल्कुल स्थिर है। मतलब अपनी जगह पे जमा हुआ। हाँ, एकदम। लेकिन डब्बे के अंदर विवेक को ट्रेन के चलने के झटके साफ महसूस हो रहे हैं। बाप रे, यहाँ तो भौतिकी के नियम ही टूटना शुरू हो गए। बाहर की स्थिरता और अंदर की गति, ये एक असंभव विरोधाभास है। मुझे सुनकर ना स्लीप पैरालिसिस या नींद के लकवे वाले भयानक एहसास की याद आ गई। हाँ, वो स्थिति जहाँ शरीर हिल नहीं पाता। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर उथल-पुथल मची है। हाँ। लेकिन बाहर की दुनिया या हमारा अपना शरीर पूरी तरह से जम गया है। इंसान पूरी तरह से लाचार महसूस करता है। स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही सटीक तुलना है यहाँ पर। वो कैसे? न्यूरोलॉजी के हिसाब से स्लीप पैरालिसिस में हमारा दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर की मांसपेशियां अभी भी नींद के कारण शिथिल होती हैं। अच्छा, तो सिग्नल मैच नहीं होते? हाँ, दिमाग को शरीर से जो सिग्नल मिलते हैं वो आपस में मेल नहीं खाते। डिब्बे के अंदर भी विवेक के साथ यही सेंसरी मिसमैच हो रहा है। मतलब उसका शरीर कुछ और महसूस कर रहा है और आंखें कुछ और देख रही हैं। बिल्कुल। उसका वेस्टिब्युलर सिस्टम जो शरीर का संतुलन और गति महसूस करता है वो उसे बता रहा है कि ट्रेन चल रही है, लेकिन उसकी आंखें बता रही हैं कि बाहर सब रुका हुआ है। इससे तो दिमाग पूरी तरह से उलझ जाता होगा। एकदम। जब दिमाग इन दो विरोधी जानकारियों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता तो कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। ये इस बात का साफ संकेत है कि ये सफर अब हमारी जानी पहचानी भौतिक दुनिया में नहीं चल रहा है। और इसी घबराहट और उलझन में ना विवेक उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या ट्रेन रुकी हुई है? और बूढ़ा आदमी क्या जवाब देता है? वो बूढ़ा आदमी एक बहुत ही अजीब ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, बेटा, ये ट्रेन बहुत पहले रुक चुकी है। बाप रे, ये जवाब किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। सच में ये संवाद इस पूरी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। बूढ़े आदमी का ये वाक्य एक सामान्य थ्रिलर को एक पारलौकिक आयाम में धकेल देता है। मतलब वो ट्रेन के इंजन रुकने की बात नहीं कर रहा था? बिल्कुल नहीं, वो समय के रुकने की बात कर रहा है। वो एक ऐसी सच्चाई बता रहा है जो इंसान की समझ के बिल्कुल परे है। और इसके बाद जो दृश्य बनता है ना, वो विशुद्ध आतंक का है। अचानक डिब्बे की लाइट झपकने लगती है और वो अखबार वाला आदमी, हाँ, वह आदमी जो अब तक अखबार के पीछे छिपा था, धीरे धीरे खड़ा होता है। वो अपना अखबार नीचे करता है और क्या? उसके चेहरे की लगा कुछ नहीं है। कोई नाक नहीं, कोई आंखें नहीं, कोई मुंह नहीं, सिर्फ एक सपाट खाली त्वचा। हे भगवान! मुझे लगता है कि ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। चेहरा हमारी पहचान होता है,
चेहरा न होना ऐसा है जैसे किसी आईने में खुद को देखना और सामने कोई अक्स ही न दिखाई दे, एक खालीपन जो इंसानियत से पूरी तरह कटा हुआ है। इस तरह के किरदारों का डर अनकैनी वैली के सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अनकैनी वैली, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, रोबोटिक्स और मनोविज्ञान में अनकैनी वैली एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल इंसान जैसी दिखती है लेकिन उसमें कुछ बहुत ही बुनियादी कमी होती है तो वो हमें डराती है। हाँ, वो हमें आकर्षित करने के बजाय एक गहरी घृणा और खौफ से भर देती है। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारे दिमाग ने अन्य इंसानों के चेहरों को पढ़ने की महारत हासिल की है। मतलब हम चेहरों से ही भावनाएं समझते हैं? एकदम। हम चेहरों से ही किसी की भावना, उसके इरादे और उसके स्वास्थ्य का अंदाजा लगाते हैं। जब सामने कोई चेहरा ही नहीं होता तो हमारा दिमाग खतरे का आकलन नहीं कर पाता और उसे लगता है कि ये कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल। वो खालीपन हमें एक प्राचीन चेतावनी देता है कि ये जीव मानव नहीं है, ये कुछ और है और इससे तुरंत दूर भागना चाहिए। और विवेक भी ठीक यही करता है। वो चीख पड़ता है। स्वाभाविक है। लेकिन उस खौफनाक चीख के बीच एक और भयानक चीज होती है। वो छोटा बच्चा जो अब तक शांत बैठा था, वो विवेक की तरफ मुड़ता है। और क्या कहता है? वो बहुत ही ठंडे और भावहीन स्वर में कहता है, भैया, अगला नंबर आपका है। बाप रे। एक छोटे मासूम बच्चे के मुंह से मौत का ये पैगाम शायद उस बिना चेहरे वाले आदमी से भी ज्यादा डरावना लगता है। ये हॉरर का एक बहुत ही आजमाया हुआ और बेहद कारगर तरीका है। हम बच्चों को मासूमियत, जीवन और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। हाँ, हमारे अंदर उनके लिए एक रक्षात्मक भावना होती है। बिल्कुल। लेकिन जब वही मासूमियत एक अमानवीय खतरे का वाहक बन जाती है तो हमारे सारे भावनात्मक सुरक्षा तंत्र एक झटके में टूट जाते हैं। बुराई का सबसे भयानक रूप वह होता है जो सबसे पवित्र चीज के भीतर से झांक रहा हो। एकदम सही बात है। उस बच्चे की चेतावनी के तुरंत बाद अचानक ट्रेन एक लंबी काली सुरंग में प्रवेश कर जाती है। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब जाता है। ये सुरंग भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ, और जब कुछ पलों बाद धुंधली सी रोशनी लौटती है तो विवेक देखता है कि डिब्बे के सभी यात्री, वो बूढ़ा, वो औरत, वो बच्चा और वो बिना चेहरे वाला आदमी, सब उसकी तरफ मुड़कर देख रहे हैं। और उन सब की आंखें पूरी तरह से सफेद हैं। उनमें कोई पुतलियां नहीं है। देखिए, सुरंग का ये अंधेरा सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक गर्भ या मृत्युशैया है। मतलब वहां कुछ बदल रहा है। हाँ, साहित्य और किंवदंतियां में सुरंग से गुजरना हमेशा एक रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। अंधेरे में प्रवेश करने का मतलब है पुरानी पहचान का मरना, और बाहर आने का मतलब एक नए रूप में जन्म लेना। बिल्कुल, एक भयानक रूप में। और जो सफेद आंखों की बात है ना, आंखें हमेशा से चेतना और आत्मा से जुड़ी रही हैं। तो पुतलियों का न होना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि भीतर अब कोई इंसानियत या जीवन नहीं बचा है। वे सिर्फ खाली बर्तन हैं जिन्हें किसी और ही शक्ति ने भर दिया है। और कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो तब खुलता है जब ट्रेन उस सुरंग से बाहर आती है। क्या होता है बाहर आने पर? सुरंग से बाहर आने पर उस डिब्बे में अब 5 नहीं बल्कि 6 यात्री हैं। 6ठी सीट पर खुद विवेक बैठा है। और वो भी बदल चुका है। हाँ, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है और उसकी आंखों से भी पुतलियां गायब हो चुकी हैं। वो पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन जो बात दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देती है, वो अगली सुबह सामने आती है। अगली सुबह की वो जानकारी ही इस पूरी घटना को सिर्फ एक डरावने सपने से निकालकर एक खौफनाक वास्तविकता में बदलती है। बिल्कुल। अगली सुबह जब रेलवे रिकॉर्ड्स छाने जाते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी भी तार्किक इंसान के होश उड़ा दे। क्या सच सामने आता है? पता चलता है कि शिव गंगा पैसेंजर नाम की कोई ट्रेन पिछले 22 सालों से अस्तित्व में ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? 22 साल? हाँ, साल 2004 में इस ट्रेन ने अपनी आखिरी यात्रा की थी और उस रात एक भारी तूफान के दौरान इस ट्रेन का पूरा आखिरी डिब्बा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। बाप रे! ये सुनते ही इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 2004 और पिछले 22 साल, ये गणित समझ में नहीं आता। और यही इस वृत्तांत का सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक प्रहार है। जब ये पता चलता है कि ट्रेन 22 साल पहले ही बंद हो चुकी थी, तो पीछे की सारी घटनाएं एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में दिखने लगती हैं।
अच्छा, मतलब वो बाहर का रुका हुआ नजारा और उस बूढ़े आदमी का वो वाक्य। बिल्कुल। जब बूढ़े ने कहा था कि ट्रेन बहुत पहले रुक चुकी है, तो वो कोई डराने वाली पहेली नहीं बुझा रहा था। वो सच बोल रहा था। वो एकदम शाब्दिक सच बोल रहा था। वो डिब्बा असल में साल 2004 की उसी तूफानी रात में समय के उस एक बिंदु पर हमेशा के लिए जम चुका है। वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो समय के एक टाइम लूप में फंस गया है। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो डिब्बा 22 साल पहले ही समय के उस भंवर में फंस गया था, तो वो आज के समय में नए यात्रियों को क्यों बुला रहा है? वो विवेक जैसे लोगों को अपनी ओर क्यों खींचता है? लोक कथाओं और अर्बन लेजेंड्स का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अक्सर जो ऐतिहासिक दुर्घटनाएं या आघात अनसुलझे रह जाते हैं, वे किंवदंतियों का रूप ले लेते हैं। तो क्या वो डिब्बा अपनी कोई अधूरी यात्रा पूरी कर रहा है? हाँ, वो डिब्बा अपनी एक अधूरी यात्रा पर है। चूंकि 2004 में उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह एक भूखे अस्तित्व की तरह वर्तमान में लौटता है। उसे नए मुसाफिर चाहिए। बिल्कुल। उसे अपनी खाली सीटों को भरने के लिए जीवित ऊर्जा की जरूरत होती है। जब हम इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं, तो समझ आता है कि कैसे एक त्रासदी समय के साथ एक जीवित सांस लेते हुए खौफ में बदल जाती है, जो भूतकाल को वर्तमान से जोड़ देती है। ये सच में रौंग कर खड़े कर देने वाला है। तो अगर हम इस पूरे वृत्तांत का सार निकालें, तो शिवगंगा स्टेशन का आखिरी यात्री कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये समय के ठहर जाने की कहानी है। ये हमारे इस अविश्वास की कहानी है कि विज्ञान और तर्क भी दुनिया की हर चीज को समझा सकते हैं, जो कि सच नहीं है। हाँ, और सबसे बढ़कर यह एक ऐसी अधूरी यात्रा की कहानी है जो दशकों से चल रही है, मुसाफिरों को निगल रही है और उन्हें उसी जमे हुए समय का हिस्सा बना रही है। इस तरह की घटनाएं हमें हमेशा ये याद दिलाती हैं कि हमारा दिमाग अपने तर्कों के पीछे छिपने की कितनी भी कोशिश करे, इस ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जो समय, स्थान और हमारी सीमित भौतिक समझ के बिल्कुल परे हैं। और जब हम उस दहलीज को पार करते हैं, तो हमारे सारे नियम टूट जाते हैं। एकदम सही बात है। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद रात में आसानी से सोने न दे। अरे वाह, मैं भी ये सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि वो विचार क्या है। जरा सोचिए, शुरू में हमने उस अफवाह की बात की थी जो स्टेशन के आसपास फैली हुई थी कि आखिरी डिब्बा कभी पूरा नहीं भरता और जो उसमें अकेले सफर करता है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। हाँ, वो मशहूर अफवाह। हम अक्सर मानते हैं कि अफवाहें लोगों को खतरे से आगाह करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए फैलती हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो अफवाह कोई चेतावनी थी ही नहीं? मतलब? क्या ये मुमकिन है कि वो कहानी खुद उसी समय में फंसे हुए भूखे आखिरी डिब्बे ने फैलाई हो? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है कि डर ने खुद को जीवित रखने के लिए अपनी ही मार्केटिंग की है। बिल्कुल, एक ऐसा जाल जो जानबूझकर बुना गया ताकि वो विवेक जैसे अति आत्मविश्वासी और तर्कशील लोगों के अहंकार को चुनौती दे सके, उन्हें उकसा सके। हाँ, ताकि वे ये साबित करने के लिए उस डिब्बे में चढ़े कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती और अनजाने में ही उसकी उन खाली सीटों को भर दें। ये तो सच में खौफनाक है, मंजिल तक ले जाने वाली है। या वो समय के किसी ऐसे भंवर का हिस्सा है जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटता। इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।